स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है रमेश बोराणा की कहानी गंदा नाला। शहर परकोटे के बीच में बना ऐतिहासिक दरवाजा, जिसकी जर्जरता से निकल रहे पत्थर अपनी कहानी खुद कहते नजर आ रहे हैं। यहाँ आकर भीतर के पारंपरिक मोहल्ले और पुराने शहर की संकरी सड़कें अपनी हदें समाप्त कर लेती हैं। इसी दरवाजे के पास खुले नुक्कड़ पर पिछड़े गरीब लोगों ने बेतरतीब मकान व छप्पर डालकर बस्ती का रूप दे डाला है, जहाँ कुछ छोटी मोटी दुकानें व थड़ियों का हाट बाजार भी पनप गया है। नुक्कड़ पर ही पूरे शहर की गंदगी बहाकर लाने वाला बदबू मारते नाले के जंक्शन पर पत्थर की पट्टियां खड़ी कर पूटर ने पान की दुकान लगा रखी है। नौजवान गरीब पूटर गांव से अनाथ होकर कुछ वर्ष पूर्व ही रोजी रोटी की तलाश में शहर आया था, जिसे मोहल्ले के छुट भइये दबंगों ने ले देकर नाले पर कब्जा करवा दिया था। पूटर की मेहनत और व्यवहार रंग लाया और उसकी पान की दुकान चल पड़ी। वो अपना अच्छा भरण पोषण करने लगा। उसने अब दुकान की अगली गली में एक पुराना कमरा भी किराए पर ले लिया है, जहां दिन भर की नाले की बदबू के बाद रात को शुद्ध हवा में सुकून की नींद वो सोता है। मोहल्ले में पूटर के अपनत्व भरे व्यवहार से अच्छी पैठ बन चुकी है, लेकिन उसके मित्र और ग्राहक उसे कुंवारा काका कहकर चिढ़ाने और मजाक करते हुए कहने लगे, अब तो शादी करके घर बसा ले काका, क्यों जवानी खराब कर रहा है। पूटर भी अपनत्व के भाव से मुस्कुराकर जवाब देता, मुझ गरीब अनाथ को कौन लड़की देगा भाई, मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं। घनिष्ठ दोस्तों ने सलाह दी, अरे भाई, अनाथ आश्रम से ही कोई अच्छी लड़की देखकर ले आते हैं। पूटर के दिमाग में भी बात जम गई। संयोग से पास ही के शहर में अनाथ आश्रम की सुशील कन्या सुशीला से उसका ब्याह निश्चित हो गया। मोहल्ले के प्रमुख मित्रगण बाराती बनकर पूटर के साथ गए और विधि विधान से सुशीला के साथ शादी करवाकर मोहल्ले में ले आए। पूटर के जीवन में खुशियां हिलोरें मारने लगी। सुशीला घर के काम के साथ साथ उनकी दुकान में काम आने वाले कत्थे चूने तैयार करने व सुपारी वगैरह काटने का भी काम घर पर ही कर दिया करती, और जब दुकान पर खाना या कोई सामान देने आती तो सलीके से सिर पर पल्लू डालकर एक संस्कारी बहू की तरह आती। मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग दिखने पर पांव धोक भी देती। समय के साथ साथ उनके दो खूबसूरत लड़के अशोक और पप्पू पैदा हुए, जिनसे घर में चहचहाट का वातावरण चौगुना हो गया। दोनों पति पत्नी के मन में इच्छाओं का उफान था कि हम बच्चों को हमारे जीवन जैसा अभाव नहीं देखने देंगे, उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। इस शुभ भाव से पति पत्नी उनके लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। 5-7 वर्ष की उम्र में दोनों बच्चों का शहर की अच्छी स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। बड़ा वाला अशोक शांत स्वभाव का था, वहीं पप्पू तेज और चंचल था। दोनों पति पत्नी व बच्चे उमंग व आनंद से स्वर्ग सी अनुभूति का जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन भाग्य का लिखा कहाँ पीछा छोड़ता है। दिन भर पालथी मारकर दुकान पर बैठे रहने से पूटर के पांव सुन्न रहने लगे, जिसको सामान्य समझकर उसने समय पर इलाज नहीं करवाया और धीरे धीरे वो सुन्नता एक बड़ी बीमारी में तब्दील हो गई। अस्पताल में लंबा इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों के कहने पर उसके दोनों पांव काट देने पड़े। एक खुशहाल परिवार पर काल के काले बादल छा गए। घर की खुशियां काफुर हो गई। पूटर भी अपनी अपाहिजता से भीतर ही भीतर टूटने लगा। पान की दुकान बंद हो गई थी,
और जमा पैसे इलाज पर खर्च हो गए। लेकिन बदनसीबी को अपना कहर अभी और दिखाना था। पूटर के शरीर में इन्फेक्शन से जहर फैलने लगा और आखिर वो जहर मौत बनकर पूटर को सदा सदा के लिए अपने साथ लेकर ही माना। सुशीला और बच्चों का रो रो कर हाल बेहाल था। स्वर्ग सा जीवन नरक समान दिखाई देने लगा। मोहल्ले वालों ने हिंदू रीति रिवाज से नगर पालिका के सार्वजनिक शमशान पर उसका दाह संस्कार कर दिया। एक भरा पूरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। घर में सन्नाटा पसर गया। दुकान बंद रहने से आय भी बंद हो गई और घर का खर्च चलाना व बच्चों की फीसें भरना दूभर होने लगा। सुशीला संकट और चिंता से पूरी तरह से घिर गई थी। वो भूखी प्यासी रात भर बैठे बैठे कभी बच्चों को निहारती तो कभी पति से सुने उनके संघर्ष के किस्सों पर विचार कर साहस जुटाने का असफल प्रयत्न करती। लेकिन तंग हालात और अकेलेपन का तनाव उसे खाए जा रहा था। मां के रोने पर बच्चे भी कच्ची नींद से उठकर सुशीला की गोद में दुबककर बिलबिलाने लगते और मासूमियत से अपने छोटे छोटे हाथों से मां के आंसू पोंछते और कहते, मां मत रो, मां हमें डर लगता है, तुम मत रो। कुछ दिन पास पड़ोसी सुशीला का ढांढस बंधाने तो आए, लेकिन घर चलाने में मदद करने कोई आगे नहीं आया। सिर्फ सांत्वना देने से कैसे जीवन बसर हो, ये शाश्वत सवाल सुशीला को लगातार परेशान कर रहा था। एक विधवा औरत के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होकर ललकार रहा था। अपने आप से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर सुशीला ने अपने भीतर उठ रहे भारी द्वंद्व और विभिन्न सवालों को जवाब देने का मन बना लिया और उसने वक्त को चुनौती देने का साहस जुटाते हुए पान की दुकान खुद चलाने का कठिन और कठोर निर्णय ले लिया। पूटर की मृत्यु के महीने का दिन पूरे धार्मिक अनुष्ठान से पूर्ण कर दूसरे ही दिन सुशीला सुबह नहा धोकर तैयार हुई और हाथ में दुकान की चाबियों का गुच्छा लेकर नुक्कड़ पर आ गई। पिछले दिनों हुई बरसात की वजह से गंदा नाला आज कुछ ज्यादा ही बदबू मार रहा था तथा दुकान के आगे फैले कीचड़ से फिसलन बढ़ गई थी। सुशीला ने संभल कर पांव आगे बढ़ाए और दुकान की कचरे से सनी सीढ़ियों पर चढ़कर एक टक बंद ताले को निहारा और लंबी सांस खींचकर झटके से ताला खोल दिया। दरवाजा खोलने पर चारों ओर फैले जाले के बीच वो अपने बीते खुशहाल जीवन के अनमोल पल और भविष्य की दुश्वारियां स्पष्ट देख रही थी। उसने अपने आप को समेटते हुए दुकान की सफाई की, फिर कत्थे चूने के लोटों को मांजकर उसमें ताज़ा घोल भरा जो वो घर से अपने साथ लेकर आई थी। कुछ ही समय में ताज़े पान के पत्ते देने वाला कन्नू भाई उधर से गुजरा। वो दुकान खुली देखकर ठिठक कर रुका और उसने विस्मित भाव से सुशीला को गल्ले पर बैठा देख पास आकर दबी आवाज में कहा, भाभी जी आप? सुशीला ने हिम्मत जुटाते हुए विनम्रता से कहा, हाँ काका मैं। इन 3 शब्दों में उसने अपना पूरा हाल बयां कर दिया। कुछ रुककर सुशीला बोली, आप अब से रोज ताजे पान दे जाया करें काका, और रहमत चाचा को भी कह देना कि बीड़ी सिगरेट पहुंचा दिया करें। पुरुष प्रधान रूढ़ियों से घिरे समाज में एक स्त्री को दुकान पर बैठे देखना, और वो भी पान की दुकान पर, कैसे बर्दाश्त किया जाता। मोहल्ले में चुपके चुपके चल रही सुरसुराहट ने फब्दियों का रूप धारण कर लिया। लोग तरह तरह की मन घड़ंत बातें करने लगे। गोरे और सुडौल बदन की सुशीला अब सफ़ेद साड़ी और अपने बड़े ललाट पर लाल बिंदी की जगह चंदन का टीका लगाकर
नियमित दुकान पर आती और रोज लोगों की हेय दृष्टि और तानों का शिकार बन देर शाम बनावटी मुस्कान के साथ साथ घर पर पहुंच जाती और स्कूल से आकर माँ का इंतज़ार कर रहे बच्चों को संभालती। इस तरह सुशीला फिर से अपने टूटे बिखरे जीवन को संवारने की जद्दोजहद में जुट गई। लेकिन समाज इतना सरल कहाँ है। उसकी अपनी फितरतें हैं जो रंग दिखाए बिना इंसान को कहाँ छोड़ती है। वही हुआ जिसका डर था। मोहल्ले के कुछ मंचलों की नज़र एक अकेली सुशीला की जवानी पर टिक गई। वे विभिन्न लालच प्रपंचों से सुशीला को प्रभावित करने लगे, उसके न मानने पर धमकी भी देने लगे। लेकिन सुशीला अपने चरित्र से डिगने के लिए कदापि तैयार नहीं हुई। अंततः सर्दी की एक ढलती धुंधली शाम को सुशीला दुकान बंद कर घर जा रही थी कि मवालियों ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसका अपहरण कर लिया और सूनी रेल लाइन के किनारे की झाड़ियों में ले जाकर जबरदस्ती उसकी अस्मत लूट ली। बेहाल और मानसिक रूप से विचलित सुशीला उस दुर्दांत आघात को सहन न कर पाई और सामने तेज सीटी बजाती आ रही रेल के सामने कूदकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने भी सुशीला के आगे पीछे कोई न देख आत्महत्या का मामला बनाकर केस को बंद कर दिया। मासूम बच्चों पर फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका लालन पालन करने वाला अब कोई नहीं था। उनकी पढ़ाई भी छूट गई। मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया और म्युनिसिपैलिटी ने अतिक्रमण मानकर नाले पर बनी दुकान ध्वस्त कर दी। बच्चे सड़क पर आ गए। ऐसे में मोहल्ले में ही रहने वाले शराबी कालू तांगे वाला, जिसको पुटर कभी कभार मुफ्त में पान खिला दिया करता था, वो दोनों बच्चों को अपने घर ले आया। कालू भी गरीब और अकेला था। जो थोड़ा बहुत कुछ कमाता उसमें घोड़ा, 2 बच्चे और अपना पेट पालने का जतन करने लगा। पढ़ाई पहले ही छोड़ चुके सीधे सरल स्वभाव का अशोक अब 12 वर्ष का हो गया था। उसने बूढ़े कालू काका का तांगा संभाल लिया और अब वो पूरी तरह से तांगा ही चलाने लगा। वो तांगे की कमाई से घर, कालू काका का इलाज और पप्पू को पढ़ाता। लेकिन तांगे वालों की संगत में रहने से वो भी नशे की लत में पड़ गया। लेकिन पप्पू को स्कूल छोड़ने व लाने में कभी वो भूल नहीं करता, क्योंकि पप्पू का उज्जवल भविष्य ही अब उसका एकमात्र सपना था। हाँ, कभी कभी स्कूल के बाहर निकलते लड़कों के अल्हड़पन में खुद की छवि देखकर वो उदास हो जाता था। स्कूल पास करने के बाद पप्पू को बाहर कॉलेज में बड़ी पढ़ाई के लिए अशोक ने दिन में तांगा और रात में एक फैक्ट्री में मजदूरी कर कुछ पैसे जुटाए और कुछ कर्ज लेकर उसे दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। काम के बोझ और नशे की लत से समय से पहले अधेड़ हो चुके अशोक ने पप्पू को दिल्ली रवाना करते हुए उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा था, तू पैसे की चिंता मत करना, मैं हर महीने भेज दूंगा। बस तुम वापस आओ तो कुछ बड़ा बनकर ही आना मेरे भाई। 7 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद पप्पू ने अशोक को चिट्ठी डाली कि वो वकील बन गया है और सोमवार को घर लौट कर आ रहा है। शरीर से कमज़ोर और निढाल हो चुके अशोक की आंखें आज खुशी से छलछला आईं और वो माँ पिता की तस्वीर को चिट्ठी दिखाते हुए भावुक होकर कहने लगा, माँ, पिताजी, आपका पप्पू बड़ा वकील बन गया है। उसने आपके सपने को पूरा कर दिया है। भाई से मिलने की उत्कंठा में अशोक सोमवार को समय से पहले ही तांगा लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया और दिल्ली से आने वाली गाड़ी का बेसब्री से इंतजार करने लगा। समय पर पहुंची गाड़ी से छरहरे बदन और पैंट सूट पहने
एक नौजवान बाहर निकला और उसने अधीर होकर चारों ओर अपनी आंखों से कुछ अनमोल ढूंढना शुरू कर दिया। इतने में ही भीड़ को चीरते हुए एक उत्कंठा और अपनत्व भरी आवाज गूंजी, पप्पू, मेरे भाई। अशोक को देखकर पप्पू के हाथ से अटैची छूट गई और वो दौड़कर भाई के गले लग गया और भाई की फटेहाल दशा देखकर सुबक सुबक कर रोते हुए कहने लगा, भैया, ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा? अशोक ने अतिरिक्त हिम्मत जुटाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं रे, अब तू आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। चल पहले घर चलते हैं। अशोक पप्पू को तांगे में अपनी आगे वाली सीट पर बिठाकर खुशी खुशी घर लाते हुए उसी गंदे नाले के पास से गुजरता है। यकायक घोड़ा हिनहिनाते हुए तांगे को वहीं रोक देता है जहां बरसों पहले उनकी पान की दुकान थी। पप्पू वो स्थान देखकर भावुक हो जाता है जिसे अशोक संभालता है। शहर बढ़ने से अब नाला ढक दिया गया है, सड़कें और इमारतें भी फैल गई है। खंडर हो रहे परकोटे और दरवाजे पर भी रंग रोगन हो गया है। मोहल्ले के लोगों का जीवन स्तर भी बदला बदला सा दिख रहा है। लेकिन इन सब विस्तार और छली लीपा पोती के बावजूद लोगों के भीतर तेजी से बड़ी गंदगी और सड़ांत अपने चरित्र को छिपाए नहीं छिपा पा रही है। अशोक घोड़ी को चाबुक लगाता है और आगे बढ़ जाता है। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।